चैप्टर नंबर 1, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इस चैप्टर को हम दो हिस्से में बांटते हैं। सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या है? जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। कैसे अलग होता है ये समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर में। तो यहाँ पर 5 चीजें हैं: इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड पर्सनैलिटीज। इन 5 हिस्सों में हम अलग होते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? इसके 3 डेफिनेशंस हैं। एल्फ्रेड बिनेट बोल रहे हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। वेस्टलर, द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, act purposefully and to deal effectively with her or his environment. Gardner and Sternberg ने an intelligent individual not only adapts to the environment but also actively modifies or shapes it. ऐसा बोला। इसको समझने के लिए थ्योरी के अंदर में इन्होंने बहुत सारे लोगों ने ओवर द टाइम इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करी और अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया। पर जो स्पेसिफिक जहां से नोट बनना चालू हुआ, नोट मतलब नोट्स बनने स्टार्ट हुए, वो हुआ 1905 में इंटेलिजेंस को लेकर। 1905 में आफ्टर द स्टार्ट 1879 के अंदर में जो है विलियम वुंड ने स्टार्ट किया था। क्लास 11th में पढ़ा आपने। तो विलियम वुंड ने स्टार्ट किया साइकोलॉजी का लैब, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। उसके बाद 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने लिखना शुरू किया, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने इनको बुला के बोला। तो इन्होंने बताया इंटेलिजेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग होता है। ठीक है, तो या तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा या तो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होगा, ऐसा बोला एल्फ्रेड बिनेट ने, जो आज तक मेजॉरिटी सोसाइटी मानती है। ठीक है, पर फिर चार्ल्स स्पियरमैन आते हैं। चार्ल्स स्पियरमैन बोलते हैं कि यार सिंगुलर सेट ऑफ एबिलिटी नहीं हो सकती, दो हो सकती है। एक जनरल फैक्टर है कि सारे लोग बाकी इतने तो इंटेलिजेंट हैं ही, बट कुछ लोग स्पेसिफिक चीज में इंटेलिजेंट है, तो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। फिर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के अंदर में ल्यूस थर्स्टन आते हैं, और ल्यूस थर्स्टन बोलते हैं कोई बात नहीं, आधे बच्चे जो भाग गए हैं वो वापस आ जाएंगे, हैं अभी। 9, कोई बात जो है वो कर ले। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में हम शब्दों को कितना समझ पाते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटीज हम नंबर्स को कितना समझ पाते हैं। स्पाशियल रिलेशंस का मतलब हम चीज़ों को कितना समझ पाते हैं, स्पेस को कितना समझ पाते हैं। परसेप्चुअल स्पीड मतलब समझदारी कितना उसमें स्पीड कितनी है। फ्लुएंस, वर्ड फ्लुएंसी, शब्द कितने हैं। मेमोरी, ध्यान कितना रहता है। और इंडक्टिव रीजनिंग मतलब चीज़ों का समझ कितना है। अच्छा एक बात बताओ, चलो थोड़ा बात भी कर लेते हैं। अ, आप रिवीजन करना चाह रहे हो या आप चाह रहे हो कि अपन कुछ सैंपल पेपर्स पे बात करें? रिवीजन तो लगभग लगभग आप लोगों का हो ही गया होगा। अब तो अपन लास्ट डे पे हैं, और अगर रिवीजन नहीं हुआ है तो 4 घंटे का एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, उससे रिवाइज कर लो, वो भी लगभग सेम ही है। अपन सैम्पल पेपर्स करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर्स है मेरे पास। आह, अच्छा यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं मेरे पास, उन क्वेश्चन पेपर्स पे कर लेंगे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है।
ठीक है, चलो इसी को करते हैं। ओके, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू टीचर्स, अच्छा पहले तो एमसीक्यूज आएंगे ना आपके यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टीचर्स, स्टूडेंट हु हैव कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट आर सेड टू बी, बताओ। गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, गिफ्टेड, ठीक है। Second, Sternberg experiential intelligence includes ability to learn from past events, B, the ability to manipulate people's opinions, C, creative problem solving, या D, basic academic skills। स्टर्नबर्ग की एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहा है। द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज डैश व्हेन इट गेट्स अफेक्टेड, 3, ए आंसर है, सेकंड का ए। थर्ड, द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज डैश व्हेन इट गेट्स अफेक्टेड। फोर्थ, skill is the proficiency or dexterity that is acquired or developed through training and experience, true or false। A collection of people present at a place by chance is called, कौन से चैप्टर का है ये? कलेक्शन ऑफ पीपल कौन से चैप्टर का है? देखो तरीका यही करना है अपने को। तरीका क्या करना है, पहले चैप्टर समझना है, फिर टॉपिक समझना है, फिर सब टॉपिक समझना है, जो हमने वन शॉट से किया है, ठीक है, सुपर वन शॉट से। When someone is sociable and outgoing, as well as enjoys meeting friends, relatives, and other people at social gathering, he or she can be classified as an introvert, true or false। False। That refers to repeated association of a desired response with a positive consequence। कौन से चैप्टर का है ये? रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, नहीं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नहीं है। सेवेंथ, डैश रिफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन। वन बाय वन करेंगे बेटा, सैंपल पेपर्स करेंगे, चैप्टर वाइज नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, चैप्टर नंबर 5 थेरेपी का, अवर्सिव रीइंफोर्समेंट, कृष्णा पांडे थैंक यू। अवर्सिव रीइंफोर्समेंट। सेक्शन बी में चलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी कौन सा होता है? जो आपके साथ जुड़ा हुआ होता है बचपन से, आपके रिश्तेदार, आपके आपके मम्मी पापा, ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, ये प्राइमरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप कौन है? दूसरे वाले लोग, ठीक है, जिनसे आप बाद में जुड़ते हैं जीवन में, जैसे दोस्त, कलीग्स, इस रिश्ता, शादी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारे सेकेंडरी ग्रुप्स में आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? चैप्टर नंबर 5 थेरेपीज, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें आंख बंद करते हैं और ध्यान करते हैं, और उस ध्यान में कुछ भी सोच सकते हैं, कोई कहानी बना सकते हैं, कोई स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं,
कहानियाँ सुना सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, पेंट्स कर सकते हैं, सारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के अंदर है। मतलब सिर्फ आंख बंद करना है, पर उसके उसके बाद ही करना है, शरीर स्थिर रहना चाहिए। स्टेट एनी फोर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स। चलो बताओ। मैंने लाइव लिया नहीं है यार, पता कभी, ये फंस गया मैं, बहुत पहले लेता था। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड, ओके, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हो गया, फोर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स लिखा। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप का दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, उसके एडवांटेजेस क्या हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलता है तो उसका ट्रू फीचर निकल कर आता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब ऑब्जर्व कर रहा होता है, अगर उसको पता होता है तो वो अपने चेंज कर लेता है तरीके और बिहेवियर को। एक्सप्लेन द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ अ काउंसलिंग इंटरव्यू। आपका क्वेश्चन ये है, यू हैव assessed 20 peers of your class for mathematical comprehension knowledge. Create a distribution for the results that you will, नहीं नहीं आएगा, एक सेकेंड, इस तरीके का नहीं आएगा, should be more case based questions। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द, ये भी नहीं आएगा। थिंक ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, सजेस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज फॉर द सेम। ये आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होगा, नहीं आएगा। एक्सप्लेन द फोर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये आएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या आ रहा है, आप चैप्टर नंबर 3 में आओ, अगर आपके पास पीडीएफ्स हैं तो चैप्टर नंबर 3 में आओ। चैप्टर नंबर 3 के अंदर में स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स लिखी हुई है, TEA। याद आ रहा है, मैं एक साथ नहीं दिखा सकता यार। चलो ठीक है, इसके बाद एक साथ दिखा सकते हैं, रुको एक सेकंड। कैसे दिखाया जा सकता है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए फिर इसमें सारे खोलने पड़ेंगे। ओके, तो सॉरी गाइस, आपको लग रहा हो ये आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पर मैं लाइव लिया नहीं ना, तो मुझे आ नहीं रहा है ये, थोड़ा सा बियर विद मी, नॉट अ रेगुलर यूट्यूबर। ओके, फाइन,
ये हो गया, यहीं से चेंज कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3, बहुत बढ़िया। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स यहाँ पे सीखी थी हमने। रियल कूल माइंड ब्रिंग्स एक्स्ट्रा कामनेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन प्रोसेस, बायोफीडबैक, एक्सरसाइज एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, चैप्टर नंबर 4। बहुत बढ़िया, ये अच्छा लग रहा तरीका। ईटिंग डिसऑर्डर्स कहाँ है? ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनारोक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। रिफ्यूजिंग टू ईट, एनारोक्सिया नर्वोसा मतलब मोटा होने का डर, बुलिमिया नर्वोसा मतलब मोटा होने का दर्द, एनारोक्सिया मतलब पतला पतला रहना चाहता है बंदा, और बुलिमिया में ओवर ईटिंग करता है, और बिंज ईटिंग में लगातार खाता रहता है। ठीक है? फिर डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ एनी टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स। टू डिसऑर्डर्स लिखा है, एंजाइटी गलत है। टू डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में ये डिसऑर्डर्स हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एंजाइटी के लगभग सारे सिम्टम्स सेम होते हैं। हाथ पैर फूलना, तेज घबराहट होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, नींद नहीं आना, ट्रेमर्स होना, ये सारे एंजाइटी के डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होते हैं। और ये 4 हिस्से में होता है: जनरलाइज्ड, पैनिक, फोबिया एंड सैड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक मतलब सडन डर, फोबिया मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ का, पानी का डर, सोशल फोबिया मतलब सोसाइटी का डर, अगोरा फोबिया मतलब नई चीज़ें करने का डर, पैनिक मतलब सडन डर हो जाता है कि किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब एक कॉमनली एंजाइटी बनी हुई रहती है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अरे यार मैं इससे अलग हो जाऊंगा तो कैसे रहूंगा, जी नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये सारी एंजाइटी डिसऑर्डर्स आती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स assess personality? Explain any two well known projective techniques. Projective techniques मतलब चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में असेसमेंट, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 में पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और उसके अंदर में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये वाले रोरशार्स, पहला हरमन रोरशार्स का रोरशार्स इंक ब्लॉट टेस्ट आता है। 10 इंक ब्लॉट, 5 ब्लैक एंड व्हाइट, 2 रेड, 3 पेस्टल कलर्स में बनाया इन्होंने, 7/10 के कार्ड में डाला, परफॉर्मेंस पेपर और इंक्वायरी की तरह से इनका टेस्ट की लिया जाता है। फिर हेनरी एंड मरे हैं, और उनकी जो लवर है क्रिस्टीना मॉर्गन, 1930 में T80 नाम का कॉन्सेप्ट बनाया इन्होंने। 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स थे, डिफरेंट कार्ड्स फॉर डिफरेंट ऑडियंस थे, स्टोरी डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन होता है इसमें, और इंडियन एडेप्टेशन इसका उमा चौधरी जी ने बनाया था। फिर फ्रेंड्स रोजनवीग आते हैं, और रोजनवीग कैसे समझाते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट को कि भैया 24 कार्टून पिक्चर्स बनाए इन्होंने, 2 लोग बनाए इन्होंने, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसमें एक सिचुएशन दिया और बोला ये वाला बंदा क्या सोचेगा। तो ये वाला बंदा नहीं सोच रहा है, ये आप ही सोच रहे हो, और आप क्या सोच रहे हो उसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी जज की जाएगी। ठीक है, ईच पिक्चर कंटेन्स 2 स्पीच बलून्स। फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के थ्रू हम किसी की पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में दिस टेस्ट मेक्स यूज ऑफ अ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं इसमें, और उसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसमें स्किल्स, वीकनेस और हाउ आई वांना लिव नेक्स्ट 20 ईयर्स, इस तरीके के शब्द दिए जाते हैं। फिर आता है ड्रॉ अ पर्सन इंटरेस्ट। एक बंदे को बनाया जाने के लिए बोला जाता है, आदमी और औरत, और उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो पहले ड्रॉ अ पर्सन करते हैं, फिर उसके ऑपोजिट टाइप का फिगर को ड्रॉ करते हैं, और फिर जो ऑपोजिशन में है उसका एक स्टोरी बनाई जाती है, और उसके हिसाब से फिर उसके इन्फ्लुएंसेस निकाले जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना बेटा।
ठीक है। अ, इसका पीडीएफ यार बड़ा मुश्किल काम है यार, वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर उससे ले लो ना, वेबसाइट से ले लो। वेबसाइट डाल देता हूँ मैं आपको, वहाँ से ले लो, तो सबको मिल जाएगी। हाँ। नहीं फ्री नहीं है यार, उसमें आप वो सारा सेटअप वेटअप चेंज नहीं कर पाएंगे उसमें। और पहले से ही डला हुआ है, 199 का है, बहुत महंगा नहीं है, बट आपका 2 दिन में पूरा रिवाइज करा देगा, सातों चैप्टर्स हैं, और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Explain the key feature of cognitive therapies as explained by Albert Ellis and Aaron Beck. Albert Ellis ने cognitive therapy कौन सी दी थी, जल्दी बताओ। चैप्टर नंबर 5। कोई बात नहीं कतर वाले भाई, कंप्लीटली ओके। आपके एग्जाम अभी नहीं होंगे, बाद में हो जाएंगे। बी सेफ एंड डोंट वरी अबाउट द एग्जाम्स राइट नाउ, इट्स अ टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, एग्जाम जब होगा तो उसकी तैयारी कर लेना, अभी घर पे ध्यान दो। रैशनल इमोटिव थेरेपी एक्सेलेंटली। तो चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे, थेरेपीज में जाएंगे। थेरेपीज के अंदर कॉग्निटिव थेरेपी नाम का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। उसके अंदर दो तरीके की थेरेपीज होती हैं, रैशनल इमोटिव थेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एल्बर्ट एलिस ने दिया हमें रैशनल इमोटिव थेरेपी। रैशनल इमोटिव थेरेपी के अंदर में एबीसी एनालिसिस और कोर स्कीमास नाम के दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एबीसी एनालिसिस क्या समझाता है आरईटी में कि आपका जो भी बिलीफ है वो बिलीफ किसी वजह से है, और उस बिलीफ की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, राइट, और इससे आपकी इमोशंस जस्टिफाई होती है। तो कोई भी बिलीफ अगर चेंज करना है अपने को, थेरेपी कर रहे हैं ना अपन, तो थेरेपी करना है मतलब कोई बात चेंज करनी है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि एंटीसीडेंट क्या है, किस वजह से ये बिलीफ हो रहा है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं तो रिपीट करेगा बिहेवियर, अगर कॉन्सिक्वेंस खराब है तो रिपीट नहीं करेगा बिहेवियर। अगर मुझे चोट लग रही है, मार पड़ रही है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा बिहेवियर, राइट। अवर्सिव कंडीशनिंग अगर हो रही है तो आई विल नॉट रिपीट द बिहेवियर। तो एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस एबीसी एनालिसिस किया जाता है। फिर इसमें आता है कोर स्कीमास नाम का कॉन्सेप्ट। तो जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारा एक पैटर्न बना देते हैं ओवर द ईयर्स टू थिंक अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स, राइट, विच इज कंप्लीटली चेंजेबल, बट एक पैटर्न बन जाता है बचपन से अब तक। वो क्या करता है, वो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स क्रिएट कर सकता है, सोच में परिवर्तन कर सकता है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कर सकता है, और डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स मतलब सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर सकता है। विच ओवर द टाइम अगर आप अपनी दिनचर्या को सही रखते हैं, मेडिटेट करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टेबल रहता है, राइट। और उसके साथ पढ़ाई करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और काम करते हैं अपने मन का, सीखते चलते हैं, पूरा जीवन सीखने के लिए ही है। ठीक है, तो ये रैशनल इमोटिव थेरेपी के अंदर आता है। ज़्यादा ज़बरदस्ती की बातों का स्ट्रेस नहीं लेना है। करियर इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी, 40 ईयर्स की जर्नी है, उसमें फर्स्ट 10 ईयर्स इज अ स्ट्रगल फेज, अगले 10 साल लर्निंग फेज, और उसके अगले 20 साल कमाने वाला फेज। ठीक है, अब इसको आप जिस तरीके से एडजस्ट कर लो, तो पहले अभी 30 साल तक कम से कम सीखने पे अपने फोकस करो, जितना सीखोगे उतना अच्छा है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट आ रहा है उस फील्ड में सीखो। तो ये रैशनल इमोटिव थेरेपी। फिर साइकोलॉजी में आते हैं वापस, और ये पढ़ते हैं केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Anna first came to the attention of psychoanalyst Joseph Breuer in 1880 when he was called to her house in Vienna, where she was laying in bed, almost entirely paralyzed. Her other symptoms includes hallucinations. कीवर्ड है, जैसे ये वर्ड आया हमने समझ में क्या आया, ये शब्द डिसऑर्डर का है। कौन से डिसऑर्डर का है देखते हैं। ये शब्द डिसऑर्डर का है। डिसऑर्डर में स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर में hallucinations, personality changes and rambling speech, but doctors could not find any physical cause. कोई physical cause नहीं मिल रहा है, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम है,
पड़ी हुई है बिस्तर पे, हेलुसिनेशंस हो रहा है, आवाज इधर उधर हो रही है, पर डॉक्टर्स को कोई फिजिकल रीजन समझ नहीं आ रहा है. ब्रूअर visited her almost daily and talked to her about her thoughts and feelings, including her grief to her father. The more she talked, the more her symptoms seemed to fade. This apparently one of the first ever instances of psychoanalysis or the talking cure established. What could be the reason for Anna's illness as per psychoanalyst? Schizophrenia. The more she talked, the more her symptoms seemed to fade. What are the methods used in psychoanalysis to bring the unconscious to the conscious realm? Plane. The more she talked, the more her symptoms. तो टॉक थेरेपी है, ठीक है. तो इसमें सीबीटी यूज हो रहा है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, चैप्टर नंबर 5. सीबीटी यहाँ पे यूज हो रहा है, बात हो रही है और बात से कॉग्निटिव और बिहेवियर्स को चेंज करने की कोशिश की जा रही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर निकालते हैं. ओके, केस नंबर 1. Sundar, a college going 20-year-old male, has moved from his hometown to live in a big city. He has continuous fear of insecurity and feels that the enemy soldiers are following him. क्या हो रहा है? डिल्यूजन हो रहा है. क्या हो रहा है? डिल्यूजन हो रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे? डिल्यूजन्स के अंदर जाएंगे. कौन सा वाला डिल्यूजन है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है या डिफरेंस ऑफ परसिक्यूशन है, कोई फॉलो कर रहा है ऐसा लग रहा है उसको. ठीक है. He gets very tense when he spots anyone in the uniform and feels that they are coming to catch him. हमेशा उस बात का उसको लगा हुआ है. This intense anxiety is interfering in his work and relationships. 4Ds पे असर कर रहा है. And his friends are extremely concerned as it does not make any sense to them. उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Sundar occasionally laughs abruptly and inappropriately and sometimes stops speaking mid-sentence, scanning off in the distance as though he hears or sees something. He expressed concerns about television and radio in the room potentially being monitored by the enemies. His beliefs are fixed and if they are challenged, ठीक है वो एक. Based on the symptoms being exhibited, identify the disorder. Delusion of persecution. Explain the other symptoms that can be seen in this disorder. Now define delusions and inappropriate affect. Support it with symptoms given in the above condition. A case study. Next question आते हैं. Samira was referred to the clinical psychologist for anger issues pertaining to differences with her parents. Initially, Samira kept denying any concerns and said it is nothing about but an adolescent phase. The clinical psychologist was not convinced and decided to probe deeper. She knew that Samira was hesitating to share her private feelings and thoughts. The clinical psychologist started by creating an environment where they can trust empathy, genuineness, and warmth. This helped Samira to develop a positive relationship with the clinical psychologist. Okay. Soon, Samira was sharing her inner turmoils and the reasons of her anger towards her parents. The psychologist challenged her faulty thought patterns and substitute them with adaptive and positive thoughts. क्या हुआ इसमें? Identify the nature of relationship. Nature of relationship बताओ.
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मतलब काउंसलर और थेरेपिस्ट के बीच में कौन सा चैप्टर है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। इसका नेचर लिखना है, नेचर 4 पॉइंट्स लिखने हैं नेचर में। उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ट्रस्टिंग एंड कन्फाइंडिंग वाला, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, वेरी गुड। एम्पैथी, थेरेप्यूटिक अलायंस, वंडरफुल। द साइकोलॉजिस्ट चैलेंज her faulty thought patterns and substitute them with adaptive and positive thoughts. पॉजिटिव थॉट्स। क्या चेंज हो रहा है? कॉग्निशन चेंज हो रहा है। विच थेरेपेटिक अप्रोच हैज बीन यूज्ड हियर? कॉग्निशन चेंज करने के लिए कौन सी थेरेपी यूज करेंगे? कॉग्निशन चेंज करने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी यूज करेंगे। कॉग्निटिव थेरेपी में कौन सी थेरेपी है अपने पास? आरईटी है और सीबीटी है। इस केस में ज़्यादा क्या काम करेगा, क्योंकि बिलीफ को हम चेंज कर रहे हैं, तो आरईटी भी काम कर सकता है, डीबीटी भी काम करता है, कॉग्निटिव सीबीटी भी काम करता है, पर आपको उसमें मास्टरी होनी चाहिए, तो सीबीटी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीफ बेनिफिट टू समीरा। समीरा को बताओ इस थेरेपी का चीफ बेनिफिट क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से उसको क्या मिलेगा? तो मिलेगा, हमारा उद्देश्य क्या है इसमें, गोल्स, हाँ ये मिलेगा उसको। ठीक है, reinforcing clients resolve for treatment, lessening emotional pressure, unfolding the potential for positive growth, modifying habits, changing thinking patterns, increasing self-awareness, facilitating decision making, becoming aware of one's choice and others। आगे बढ़ते हैं। Read the case and answer the questions that follow. My story about work related stress। एक स्टोरी है। अपने जीवन में पीछे जाते हुए मैं देखता हूँ कि मैंने हमेशा एंजाइटी, रिश्तों में एंजाइटी से, दोस्ती में एंजाइटी से और काम में एंजाइटी से हमेशा स्ट्रगल किया है। हालांकि मुझे आई मिस अंडरस्टूड दोज फीलिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, थिंकिंग दैट कि मेरा जो ज़्यादा गुस्सा है वो एक पॉजिटिव चीज़ है जो मुझे और प्रोडक्टिव बना रहा है और दूसरों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड बना रहा है। मुझे याद है जो मेरे बचपन में अर्ली 20s में हुआ था, विच आई हैड, जब जो मेरे डेस्क पे हुआ था काम पे, और मैंने ये बोलता है कि मैं स्ट्रेस पे थ्राइव करता हूँ, मुझे परेशान मत करो। हालांकि अर्ली 2012 में आई बिगन टू स्ट्रगल टू मैनेज द स्ट्रेस ऑफ माई जॉब, थॉट्स एंड वरीज अबाउट वर्क seeped into every part of my life. I would wake up at night with palpitations. उसको palpitation हो रहा है, टास्क के बारे में वरी कर रहा है जो उसने कंप्लीट नहीं किया है, and trying to remember that if I had sent an urgent email. ये मैं भूल रहा हूँ। I found that my mind wandered to work while I was spending time with my family. I withdrew from friends and didn't have this headspace to switch off and relax. I thrive on stress. प्लीज हैसल मी, मुझे परेशान करो, मैं स्ट्रेस में और अच्छा काम करता हूँ। किस टाइप का स्ट्रेस है? हाँ, थेरेपेटिक अप्रोचेस में जाएंगे, नहीं सॉरी, किस टाइप का स्ट्रेस है? चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, यू स्ट्रेस नहीं है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, हाँ ठीक है, यू स्ट्रेस। Suggest and explain any two stress management techniques that the writer could use in manage to palpitation and intrusive thoughts. Stress management techniques again chapter number 3 में जाएंगे। Stress management techniques relaxation हो सकता है, creative visualization, meditation, biofeedback, exercise, cognitive behavior therapy। ठीक है, next, the Pygmalion effect or Rosenthal effect is a psychological phenomenon in which high expectations लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने से इम्प्रूव परफॉर्मेंस हो जाता है। द हाइपोथेसिस वाज दैट एक्सपेक्टेशंस कैन इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। Robert Rosenthal chose an elementary school in California with his study and having tested all the children's IQ, the researchers selected a sample of children at random. He informed the teachers that these were children of high academic potential. Following the test, the teachers were given the names of the intellectual bloomers, but no scores were disclosed. At the end of the school year,
all the students retook the test. While the overall scores had risen, the so-called intellectual bloomers had improved the most because of the teachers' effort and the attention they got from them. Identify and explain the source of prejudice which leads students to perform poorly. Source of prejudice, chapter number एटीट्यूड इस पे है. यस. सोर्सेस ऑफ प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज फॉर्मेशन और सोर्सेस ऑफ प्रेजुडाइज, यही है. प्रेजुडाइज फॉर्मेशन के सोर्सेस हैं. नहीं यार ये नहीं है. लर्निंग, स्केपगोटिंग, ये नहीं है. क्या है बताओ. थोड़ा मुश्किल तो है. कहाँ से आ रहा है. Explain the cognitive and behavioral components of the teacher's attitude towards the intellectual bloomers. Cognitive and behavioral components कैसे दिख रहा है अपने को. टीचर का एटीट्यूड चेंज हो गया ना, बेहतर हो गया. टीचर का एटीट्यूड कैसा है. एटीट्यूड में जाएंगे इस वाले चैप्टर पे. क्या बात कर रहा है. ये बात कर रहा है एटीट्यूड की. ठीक है. प्रेजुडाइज और एटीट्यूड चैप्टर की बात कर रहा है. कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स पूछने की बात कर रहा है. मतलब एटीट्यूड बात कर रहा है. टीचर्स का एटीट्यूड कैसा है. तो एटीट्यूड चैप्टर नंबर 6 में है. ठीक है. कॉग्निटिव कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं. गलत सवाल है, रहने दो इसको, आगे बढ़ते हैं. चलो इसके आंसर्स. Self-fulfilling prophecy. When teachers hold a negative expectation about the student's potential, they treat the student accordingly. The student internalizes this, less motivation, and performs poorly, thereby fulfilling the teacher's original negative belief. Behavioral component or cognitive component. Thinking. The teachers believed that the intellectual bloomers has high academic potential and were exceptionally smart. Behavioral component. Acting. Because of this belief, the teachers acted by giving these specific students more attention, effort, and encouragement throughout the school year. Stress management techniques, relaxation, deep breathing और progressive muscle relaxation, हमने बात कर ली थी. ठीक है. तो दो सैंपल पेपर्स कर लिए हमने. मैं सैंपल पेपर्स के लिए तैयार नहीं था यार, एकदम से आपने उड़ता हुआ क्वेश्चन डाल दिया. चलिए, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, दो हमने सैंपल पेपर्स अभी कर लिए हैं. बाकी दो सैंपल पेपर्स हम करेंगे शाम को 5 से 8 की क्लास में. रिवीजन अगर आपको कर रहा है, आप कर रहे हो, तो आपके लिए ऑलरेडी मैंने एक 4 घंटे का वीडियो डाला हुआ है ताकि आप वहाँ से रिवीजन कर सकें. कुछ और सैंपल पेपर्स बनाने का कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम देना. ठीक है. शाम की क्लास में ज़्यादा बेहतर तरीके से हम रिवाइज कर पाएंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. इट वॉज अ वंडरफुल क्लास.
शाम 5 बजे वापस से कुछ सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।